तो हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो फाइनली नेवी एसएसआर एमआर के एक और नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो हमारा सुपर मॉक टेस्ट क्लास है, ये स्टैटिक जीके का सेकंड क्लास होने वाला है। और एक बार फिर से बता देता हूं, आज के जो क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, वरना एग्जाम में आपको पता चलेगा कि आपने क्लास मिस किया, उसका क्या परिणाम होगा। तो फटाफट जो है इस क्लास को लाइक एंड शेयर कर दिया, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से कह रहा हूं कि क्लास का आज एक भी क्वेश्चन मिस मत करेगा। बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ये कर लिया तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। आलतू फालतू चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है आप सभी को। तो चलिए देर ना करते हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे इस सुपर मॉक टेस्ट क्लास का, जो कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि नेवी एसएसआर एमआर और कोस्ट गार्ड के लिए आपका जो है पेड टेलीग्राम ग्रुप आ चुका है। फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है, काफी दिन हो गया इस पर आए हुए, तो इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। मात्र RS50 इसका जो है पर मंथ कॉस्ट है। पर 1 मंथ पास का जो है कॉस्ट RS50 रुपीज है, 50 रुपए है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? डेली लाइव टेस्ट होता है वहां पे हर एक सब्जेक्ट का, और क्विजेज होते हैं, चाहे वो एसएसआर हो, एमआर हो, कोस्ट गार्ड हो, सभी जो है आपके ब्रांच के यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं सभी सब्जेक्ट के। डेली क्लासेस जो आपकी चल रही है उसकी पीडीएफ डेली टू डेली दी जाती है। साथ ही में इंपॉर्टेंट नोट्स और मटेरियल्स भी दिए जाते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो देखिए 50 रुपीज कुछ नहीं है, एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी होगी। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। मैं वहां पे आपको बता दूंगा पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट मेथड। पेमेंट करके आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में हमारा इस सुपर मॉक टेस्ट क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिया गया है, जो बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भाई साहब गजब क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, मतलब कितनी महिला सदस्य थी जो है भारतीय संविधान सभा में, 6, 9, 15 या 11। देखो भारतीय संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी बाबू? 15 थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं। देखो ये जो आपका भारतीय संविधान सभा है, ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई, भारतीय संविधान सभा का जब गठन किया गया, तो इसमें जो है शुरुआत में कुल कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद इसमें कितने सदस्य बचे? 299, जिसमें से आपके 15 जो है महिला सदस्य थी। उनका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो पहला दुर्गा भाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचिता कृपलानी, दक्षिणयानी वेलायुधन, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। ये कुछ 15 महिलाएं थी जो भारतीय संविधान सभा की जो है सदस्य थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने बहुत ही डिटेल में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, गलत नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में 100% आएगा, 101% आएगा। पिछली बार भी आया हुआ था और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो वर्तमान में आपके जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई साहब? जस्टिस TS ठाकुर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस राजेंद्र मल्होत्रा या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है आपके प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक चीज और, जितना भी क्वेश्चन आप 25 में से देखता हूं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। ठीक है, बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है, तो सभी अपना अपना स्कोर कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन पूरा होने के बाद आप भी अपना आंसर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप 20+ भी नहीं सही कर पाओगे। आज के क्वेश्चंस का लेवल हाई है जो एग्जाम में सीधा आएगा। गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज लास्ट सरमन एट। कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजगृह में, पाटलिपुत्र में, या फिर कुंडलग्राम में, या फिर वैशाली में। देखो गौतम बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश है, ठीक है, वो कहाँ पे दिया था? वैशाली में दिया था। ठीक है, और इन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली थी अगर ये पूछता है तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अंतिम सांस ली थी। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने अगर इनका अंतिम उपदेश पूछता है तो कहां पे इन्होंने दिया था? वैशाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट्स आर देयर करेंटली इन यूनाइटेड नेशंस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये 100% एग्जाम में आएगा आपका। ठीक है, नेवी एमआर वालों नोट करके रख लो।
संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? एसएसआर में भी आ सकता है और एमआर में भी आ सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं बताइए? 164, 193, 187 या 172? टोटल 193 देश हैं बाबू, ठीक है। तो टोटल 193 सदस्य देश हैं वर्तमान में यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मांच इज ए लिरिकल फोल्क ड्रामा दैट इज वेरी पॉपुलर इन, कि मांच एक गीतात्मक लोक नाटक है जो बहुत प्रचलित है। किस राज्य में? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? कहाँ का है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये तो मैंने जो है पेड ग्रुप में, ये क्विज वाले में भी ये क्वेश्चन मैंने एक बार करवाया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। तो मांच एक गीतात्मक लोक नाटक है जो बहुत लोकप्रिय है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चिराग सेन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? चिराग सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, चेस या जूडो? बताइए, चिराग सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सो ये बहुत ही फेमस जो है बैडमिंटन प्लेयर है चिराग सेन, ठीक है, याद रखिएगा। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया लैक्स फर्टिलिटी ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि गहन निछालन के कारण भारत की किस प्रकार की मिट्टी में उर्वरता की कमी है? अब देखो, लीचिंग, सबसे पहले ये जान लो लीचिंग क्या होता है, ठीक है। निछालन क्या होता है? गहन निछालन मतलब जो है, जैसे मान लो कि बारिश के पानी से या फिर बाढ़ के पानी से जो है, ठीक है, जब किसी मिट्टी का ऊपरी परत बह जाता है, ठीक है, बहने को, कोई भी किसी भी चीज का जब ऊपरी परत जो है कट के बह जाए, उसी को लीचिंग या फिर निछालन बोलते हैं। तो ये जो मिट्टी है इसका इतना अधिक निछालन हुआ है भारत के अंदर, ठीक है, इस भारतीय मिट्टी का, ठीक है, बारिश के पानी से या फिर फ्लड के पानी की वजह से, ठीक है, इतना अधिक निछालन हुआ है कि ये अपनी जो है धीरे धीरे क्या है, फर्टिलिटी खो रहा है, ठीक है, उर्वरता जो है खो चुका है लगभग। रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल या एलुवियल सॉइल? कौन सी मिट्टी है भाई? वो है आपकी लेटराइट सॉइल, ठीक है। ये कौन सी ऐसी, ये जो आपका हो रहा है निछालन, गहन निछालन, ये किस मिट्टी के साथ में हो रहा है? लेटराइट सॉइल के साथ में, ठीक है, याद रखिएगा, लेटराइट सॉइल। अगला क्वेश्चन देखिए, द टर्म ब्लैक स्टिक, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। द टर्म ब्लैक स्टिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स या स्पोर्ट्स? ब्लैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या वॉलीबॉल? किस में किया जाता है जी? हॉकी में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो शब्द है ब्लैक स्टिक, इसका जो है प्रयोग हॉकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? 100% प्योर गोल्ड क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? पंडित रविशंकर प्रसाद, आमिर अली खान, अमजद अली खान या किशन महाराज? किसको भाई साहब बताइए? भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है किसको? अमजद अली खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भूलिएगा मत। पीडीएफ ले लीजिएगा इसका, पेड ग्रुप में जब आप जुड़ जाते हो तो वहां से इसका पीडीएफ अभी मैं शाम को शेयर कर दूंगा, इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? देखो समय समय पे जो है भारत, जो आपका भारतीय संविधान है उसके अंदर समय समय पे क्या है, संशोधन होता रहता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है, जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकता है, ठीक है, संसद ही संविधान के अंदर संशोधन करता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये नियम आपका है कि जिसके अनुसार संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकता है। बहुत सारे जो है संशोधन हुए हैं अभी तक, आर्टिकल 368, आर्टिकल 103, आर्टिकल 129 या आर्टिकल 234? किसके अकॉर्डिंग भाई साहब? ये आपका आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भारत के संविधान में 368 अनुच्छेद में जो है ये चीज दिया गया है कि जो आपका संसद है भारत का वो संविधान में संशोधन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ये लगभग आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ये एसएससी जीडी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब सोचो एसएसआर वालों, तुम 12th लेवल पे दे रहे हो और एसएससी जीडी का एग्जाम होता है 10th लेवल पे, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो 100% इसके चांसेस है कि आपके एसएसआर में भी जो है किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, बताइए।
प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान, केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या फिर गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये सिर्फ आपके भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ। इसको देखो जब इसको शामिल किया गया ना, इसको पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में इसको शामिल किया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको जो है 8-10 साल के अंदर जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है, वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है और ये एक भारत और विश्व का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो फ्लोटिंग है, ठीक है, तैरता हुआ है, ठीक है, पानी के ऊपर तैर रहा है। तो कौन सा है भाई साहब, दैट इज केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पे है, मणिपुर में, ठीक है, याद रखिएगा मणिपुर में है ये आपका, ठीक है, कहां पे है, मणिपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1947। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। 1947 में ही आपको आजादी मिली और 1947 में ही भारत का विभाजन हुआ। तो 1947 में ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है कि 1947 में जो है हैदराबाद का निजाम कौन था, निम्नलिखित में से हैदराबाद का निजाम कौन था 1947 में। उस्मान अली, अकबर अली खान, मीर महबूब अली खान या नासिर जंग, कौन था भाई। देखो 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था, उस्मान अली, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन था, उस्मान अली। अगला क्वेश्चन करते हैं, Which one of the following article of the Constitution of India provides for the creation of a GST council। शानदार क्वेश्चन, देखो 4-5 क्वेश्चन मैंने आर्टिकल से दिया है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल से दिया है क्योंकि आपके एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल के अच्छे खासे क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं नेवी के अंदर, ठीक है। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है, कौन सा भाई, किसके अकॉर्डिंग, मतलब किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है जीएसटी काउंसिल जो है फॉर्म कर सकती है आपकी गवर्नमेंट। आर्टिकल 246A, आर्टिकल 323A, आर्टिकल 279A या आर्टिकल 269A, कौन से जो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। तो याद रखना अनुच्छेद 279A, ठीक है, 279 अ बोलते हैं उसको, आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग जो है आपकी गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल का जो है क्या करती है, फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है, याद रखना क्रिएशन कर सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। एग्जाम में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना बहुत ही प्रसिद्ध है ये, ठीक है, ये हमेशा पूछता है। तो ये कहाँ पे आपका, ये उत्तराखंड में, ठीक है, याद रहेगा कहाँ पे है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन द टर्म इज द टर्म चाइना मैन एसोसिएटेड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है, ठीक है, याद रखना ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है। ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे जब कोई लेफ्ट आर्म बॉलर जो है, ठीक है, एक ऑर्थोडॉक्स की तरह बॉलिंग जब कराता है वो, ठीक है, तो वो लेफ्ट हैंडर जो बैट्समैन राइट हैंडर जो बैट्समैन होता है, गेंद उसकी तरफ कट के जाती है। और ये भारत के अंदर ऐसा बॉलिंग करने वाला जो है अभी एकमात्र जो है सिर्फ एक ही प्लेयर है, वो कौन है बताइए, कुलदीप यादव, ठीक है, याद रखिएगा कौन है, कुलदीप यादव। तो चाइना मैन जो शब्द है ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल द ट्राई कलर ऑन फॉरेन लैंड। निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था। 100% गोल्ड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, बेगम हजरत महल या भिकाजी कामा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विदेश भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था, भिकाजी कामा, ठीक है, याद रखिएगा इन्होंने जो है विदेशी भूमि पे सबसे पहले जो है भारतीय तिरंगा फहराया था, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। Which one of the following rivers flows through तिरुतनी, a famous pilgrimage place of South India। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुतनी से होकर बहती है। ये जो तिरुतनी है ना, ये जो प्रसिद्ध स्थल तिरुतनी है, ये आपकी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नदी इस तीर्थ स्थल से होकर के बहती है। यह दक्षिण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कावेरी, नंदी, वैगई या फिर पलार, कौन सी नदी, याद रखना ये नंदी नदी है, ठीक है। नंदी नदी जो है तिरुतनी आपके ये जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तिरुतनी से होकर के बहती है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच नेशनल पार्क एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। ये एक शानदार क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में, 100% जो है श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। ध्यान से देखो, विच नेशनल पार्क एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सा है भाई बताइए? ये आपका नामदफा नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये इसकी देखो खासियत क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क, और ये कहां पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखना नामदफा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एरिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ये तो हमेशा पूछता है ना एग्जाम में, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में है भाई साहब, याद रखिएगा, एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता रहता है। कहता है मांजुली, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मांजुली द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कहा कि सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली है, ठीक है, मांजुली जो है, निम्नलिखित में से किस नदी पे पाया जाता है? नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? अरे ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है भाई, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया नेवी के अंदर भी, कोस्ट गार्ड के अंदर भी। ठीक है, तो गलत मत करिएगा ये क्वेश्चन आप। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, और ये किस राज्य में अगर पूछेगा? असम में। ठीक है, याद रहेगा, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन ध्यान से देखना। कह रहा कि एम.के. गांधी, महात्मा गांधी अटेंड हाईली ऑफिशियल मीटिंग विद डैश ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन नेगोशिएशन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑन मार्च 5, 1931। कह रहा कि महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत के लिए, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से डैश के साथ एक अत्यधिक आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। किसके साथ ये भाग लिया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रेपन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड क्लाइव? कौन था? लॉर्ड इरविन के साथ में ये बैठक हुई थी। किस लिए हुई थी? क्योंकि संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर कुछ बातचीत करने के लिए अत्यधिक आधिकारिक बैठक थी। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। ठीक है, याद रखना। और ये किसकी तरफ से गए हुए थे? मतलब ये बैठक जब हुई थी तो महात्मा गांधी किसके बिहाफ पे ये मतलब इसमें शामिल हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहाफ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। विच अमेंडमेंट एक्ट इज रिफर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, पूछ सकता है। किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये राइट है संसद के पास, ठीक है, क्योंकि ये संविधान के अंदर खुद जो है आर्टिकल में उल्लेख इसका किया गया है कि संसद जब चाहे जो है कोई भी आर्टिकल में क्या है बदलाव कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है, संशोधन कर सकती है। तो ये जो संशोधन किया गया इसको लघु संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी मैं बताऊंगा। ये बहुत बड़ा जो है आपका क्या है संशोधन था। देखो ये कौन सा संशोधन था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ था, या 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1971 में हुआ था, या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था। देखो ये जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जिस अमेंडमेंट को, ठीक है, ये 42वां जो है संशोधन था आपके जो है भारतीय संविधान के अंदर जो 1976 में हुआ था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो उसमें जो है इंडिया को, ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर जो ये संशोधन किया गया आपका, ठीक है, इसमें इंडिया को पहले किस तरीके से दर्शाया गया था और बाद में क्या लिख के दर्शाया गया, ये चीज मायने रखती है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पहले जो है जब ये संशोधन नहीं हुआ तो इंडिया को एज ए डिस्क्रिप्टिव जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा जाता था संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य। जब ये बदलाव हुआ तो उसका नाम बदल के क्या रखा गया? भारत का संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है, इसीलिए इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कई सारी चीजें आपकी जो है इंक्लूड की गई, जैसे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है, याद रखना, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। द हेडक्वार्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन जिनेवा? ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो इन तीनों का जो है
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का जो है अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इन तीनों का हेडक्वार्टर जेनेवा में ही, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। लेकिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, रोम इटली में है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया व्हेन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज फॉट। शानदार क्वेश्चन है। जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था तब भारत का राज्यपाल कौन था? और ये चौथा एंग्लो मैसूर वार किसके बीच में लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स के बीच में और जो मैसूर का उस समय जो किंगडम था, ठीक है, उनके बीच में हुआ था ये। तो जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? डेट बता देता हूँ, याद रखना। एक मिनट यार, 90 में लिख रहा हूँ, एक मिनट। 1798 से लेकर के 1799 तक हुआ था, 2 साल चला था ये। ठीक है, याद रखना। और उस समय जो है भारत का पूछ रहा कि गवर्नर कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेलेस्ली? कौन था? कौन था इनमें से, बता सकते हैं? देखिए, उस समय जब ये फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उस समय आपके जो है गवर्नर कौन था? वो था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली जो है उस समय क्या था? गवर्नर था, राज्यपाल था। ठीक है, याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वाज। कह कि मुगलों की राजभाषा क्या थी? कौन सी भाषा उनकी राज्यभाषा क्या थी? ठीक है, पर्शियन, उर्दू, तुर्की से अरेबिक। देखो, जो मुगल थे ना, ठीक है, इनकी जो राज्य भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, वो पर्शियन थी। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पर्शियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, हमारे इस सुपर मॉक टेस्ट क्लास का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पोस्ट कार्ड में भी पूछा गया और नेवी के अंदर भी पूछा गया। गलत मत करिएगा, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर यू है। ठीक है, इसका आंसर आपको जो जब पीडीएफ मिलेगी पेड टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें इसका आंसर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देख लेना। विच गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इट्स मोटो? क्या मोटो है? योगक्षेमम वहाम्यम। ठीक है, सरकार द्वारा नियंत्रित किस संगठन का आदर्श वाक्य है? योगक्षेमम वहाम्यम। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एलआईसी का, या फिर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप का। ठीक है, तो ये जिसका भी मोटो होगा, जो भारत सरकार द्वारा ये कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये आदर्श वाक्य जो योगक्षेमम वहाम्यम है, ये किसका है? ये आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी लोग क्लास देख रहे हो, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन तक आए हो, सबको कमेंट करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी में भी पूछा गया है, ठीक है, और कोस्ट गार्ड में भी पूछा गया है। तो फटाफट चलिए क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ये हमारे जो है सुपर मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन था। कर फिर से एक बार जो है एक नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास के साथ में हम लोग जुड़ेंगे और कल टाइम में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम गड़बड़ है जीके और साइंस क्लासेस का, कल से फिक्स टाइम पे क्लासेस आएंगी। और आज मैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं अपडेट कर दूंगा आपका टाइमिंग। कल से साइंस और जीके दोनों की क्लासेस जो है रेगुलर आने वाली हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार कह रहा हूं कि जिन लोगों ने जो लेट से थोड़ा ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक ये और अपना जो है पेड टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया नेवी एसएसआर हमारा कोस्ट गार्ड के लिए, वो जरूर ज्वाइन कर ले। मात्र 50 रुपीज कॉस्ट है यार, एक महीने का, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बेनिफिट्स बता ही दिया, डेली लाइव टेस्ट और क्विजेस चल रहे हैं, डेली जो क्लासेस हैं उसकी पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, और ये जो लाइव टेस्ट और क्विजेस है ना, ये हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के क्विजेस और लाइव टेस्ट हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट नोट्स एंड मटेरियल्स भी मिलते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना है। आपको पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा, जैसे ही आप पेमेंट कर लोगे आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। ठीक है, और 50 रुपीज पर महीने का कुछ नहीं है अगर आप बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो चलिए एक बार फिर से इस क्लास को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा अगर आप जो है अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि डेली क्लासेस आएंगी। डेली आपकी तैयारी जो है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तैयारी बेहतर होती जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।